अब मैं जो आपको बताऊंगा ध्यान रखिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक तो 260 अपनी जगह ठीक है, बट हाँ ठीक है, 260 265 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा डिस्कशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोल रहा हूं 100, मतलब क्या बोलूंगा उसमें, आ रहा एग्जाम में, आप ये समझ लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले करते हैं 260, फिर करते हैं 265, ठीक है। 260 क्या बोलता है, कहता है सर ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कुछ हम बताएं, कुछ आप बताओ। ऑडिटर कुछ टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, कुछ टीसीडब्ल्यूजी ऑडिटर को बताएगा। पहले पढ़ते हैं ऑडिटर क्या बताएगा, ठीक है, फिर पढ़ेंगे टीसीडब्ल्यूजी क्या बताएगा। पहले पढ़ते हैं ऑडिटर क्या बताएगा। ऑडिटर बताएगा 3 चीजें, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, बताओ ना। अब रोज जाके सरप्राइज थोड़ी दोगे, हेलो आज पीपी चेक करूंगा, हेलो, वो कह रहा पागल हो क्या भाई, कुछ तो टाइमलाइन दे दो, संभाले भाई, डॉक्यूमेंट तो निकाल के रखने पड़ेंगे, छांटने पड़ेंगे, सॉर्ट करना पड़ेगा, बता दो। बट इतना मत बता देना कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए ऑडिट की, इतना भी मत बता देना, इतना भी शेयर मत कर देना कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये बात ऐसे 300 के अंदर भी लिखी है। दूसरी बात, स्कोप टाइमिंग बता दिया, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आप बताएंगे टीसीडब्ल्यूजी को। सर एक बात बताइए, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कौन सी होंगी, एक तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कौन सी होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, बट इंपॉर्टेंट है ये, अभी पढ़ाऊंगा अभी भूल जाओगे, इसलिए एक निमोनिक भी बनाया है मैंने, ठीक है, नीचे लिखा हुआ आप देखिए, स्कैन क्यूआर, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये आप ऐसे 700 के अंदर पढ़ते थे, ये पॉइंट याद करिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक। दूसरा सेकंड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, ये ऊपर भी आया था अभी 230 के अंदर भी, जब फाइनल में ऐसे पढ़ो 260 तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी पूरी समझाई गई है, इसके खुद के 7-8 पॉइंट है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है, अगर वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो जो सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट को बताए थे वो टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दोगे, जो बताए थे मैनेजमेंट को वो टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दोगे। सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने उसको बताया था उसको बता दो। इफ नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, तो सिग्निफिकेंट मैटर बता दो। जो मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांगा था वो टीसीडब्ल्यूजी से मांग सकते हो, जो मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर मांगा था वो टीसीडब्ल्यूजी से मांग सकते हो, रिप्रेजेंटेशन रिटर्न। आपका मन है, निमोनिक मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मैं लिखते जा रहा हूं साथ में इन केस। साथ में टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे ना सर कि किन चीजों से फॉर्म एंड कंटेंट अफेक्ट होगा, कारो वाला पॉइंट सेक्शन 143, फॉर्म एंड कंटेंट अफेक्ट होगा रिपोर्ट का, आप बताइए फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना, सर्कमस्टांसेस। कोई भी और सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको लगता है ओवरसाइट के लिए जरूरी है, याद करिए टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन में लिखा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करेगा टीसीडब्ल्यूजी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल बनाता मैनेजमेंट है, ओवरसी करता है टीसीडब्ल्यूजी। तो सिग्निफिकेंट मैटर जो जरूरी है किसके लिए, टीसीडब्ल्यूजी के लिए। ये निमोनिक अगर आपका मन करे तो, नहीं तो सिंपल मैं आपको बताऊं, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने बताया था मैनेजमेंट को वो इनको बता दो, डब्ल्यूआर जो मैनेजमेंट से मांगा था वो इनसे मांग लो, सिग्निफिकेंट मैटर जो ओवरसाइट के लिए जरूरी है, और सर्कमस्टांसेस अफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये है ध्यान रखिए, दिस इज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ये कौन किससे शेयर करेगा, ये शेयर करेगा ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से, ठीक है ना। और तीसरी बात, एक तो प्लान स्कोप हो गया, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हो गई, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ते आ रहे हो चैप्टर 1 से, ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये फाइनेंशियल बनाएगा कौन, मैनेजमेंट, अगेन ओवरसी कौन करेगा, टीसीडब्ल्यूजी। एक बात बताओ, क्या ऑडिट करने से मैनेजमेंट का दायित्व खत्म हो जाता है फाइनेंशियल बनाने का,
कि ऑडिट तो हो ही रही है, मैं क्या मानूं क्या ना मानूं। सर एक बात ध्यान रखिए, जो जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है वो रहेगी। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल पे, और ओपिनियन एक्सप्रेस करने से मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। इट विल नॉट रिलीव देम फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, स्कोप एंड टाइमिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आप बताइए, ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी है। ऑब्जेक्टिव आप बताइए, ओपिनियन देना, हमारे ओपिनियन देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, बात आप बता देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 260 के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर 260 से क्वेश्चन आया, एक ये आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दो ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक बात और, सर लिस्टेड कंपनी में ना कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, मैंडेटरी है सर। इंडिपेंडेंस के बारे में आपको बताना, अभी आप पढ़ के आए एसक्यूसी, अभी एसक्यूसी 1 पढ़ के आए, एसक्यूसी 1 अभी पढ़ कर आए। स्टेटमेंट कि इंगेजमेंट टीम और उसके पार्टनर, उसके फर्म, इन्होंने एथिकल रिक्वायरमेंट को माना है, ये आप डिक्लेरेशन दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिससे इंडिपेंडेंस पे इफेक्ट आ रहा है, जिससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो आप बताइए। चाहे आप फीस चार्ज कर रहे हैं ऑडिट के लिए, कई बार क्या होता है, ऑडिट फीस तो आपने 2 लाख रुपए ली, लेकिन ऊपर से ब्राइब ले रहे हो क्लाइंट से, लेकिन ऑडिट फीस तो बढ़ा के दिखा नहीं सकते, तो आपने जीएसटी कंसल्टेंसी दिखा के 25 लाख रुपए उसकी फीस कर दी, तो ऑडिट फीस 2 लाख है, जीएसटी कंसल्टेंसी 25 लाख है। तो इसके लिए हालांकि सी एक्ट के अंदर भी लिखा है कि लिस्टेड कंपनी में ऑडिट फीस से ज्यादा नॉन ऑडिट फीस नहीं हो सकती, नॉन ऑडिट फीस ऑडिट फीस से ऊपर नहीं हो सकती। हालांकि तो कह रहा है कोई भी रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा, कितनी फीस चार्ज की आपने, आपकी फर्म ने ऑडिट नॉन ऑडिट के लिए, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तीसरी बात, अगेन थ्रेट है तो सेफ गार्ड लगाया है। सेफ गार्ड क्यों लगाया है? एलिमिनेट या रिड्यूस करने के लिए। मैं बता रहा हूं, दिमाग में छाप लो इस पॉइंट को, ये 3 बातें मैंने फर्म टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। पहली बात, स्टेटमेंट की भैया आपकी फर्म और आपकी नेटवर्क फर्म ने इंडिपेंडेंस को माना है। कोई भी रिलेशनशिप जो इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रही है वो बताइए, जो फीस आप चार्ज कर रहे हैं आपकी नेटवर्क फर्म ऑडिट के लिए, किसी और काम के लिए, आप बताइए। और तीसरी बात, थ्रेट्स को खत्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए आपने सेफ गार्ड लगाए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ठीक, आ गया रे बंदर। एक बात और, कम्युनिकेशन टाइमली बेसिस पे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ओरल बताइए, अगर ओरल ठीक ना हो तो राइटिंग बताइए। लिस्टेड कंपनी में ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैंडेटरी है, राइटिंग मैंडेटरी है, लिस्टेड में मैंडेटरी है, बाकी सारी बातें ओरल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ये थी ना, ये ओरल बताओ, ठीक ना लगे तो राइटिंग बता दो, ये राइटिंग होगा। ठीक है, एक बात और, डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें ओरल बताई है ना उसे लिख के डॉक्यूमेंट कर लो कि कब और किसको बताई थी, लिख के जो चीजें ओरल बताई उसको लिख लो कि ये बात इसको बताई थी 15 तारीख को, ये बात बताई थी, व्हेन एंड हुम। और जो चीज राइटिंग में आपने बताई है उसकी कॉपी मेंटेन कर लो, जो ओरल बताया है उसे लिख के मेंटेन कर लो, जो राइटिंग बताती कॉपी मेंटेन कर लो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है जी, चलिए डन है। अब 265 देखो होता क्या है, ऑडिटर 2 प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एक कंप्लायंस, दूसरा सब्सटेंटिव, है ना। जब वो सब्सटेंटिव कंप्लायंस परफॉर्म करता है तो इंटरनल कंट्रोल चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल में ना डेफिशिएंसी आती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी, बात करते हैं। आपको पता है डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी का मतलब है या तो इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, या तो इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, मिसिंग है ही नहीं, या इंटरनल कंट्रोल है तो सही लेकिन इतना कंपिटेंट नहीं है कि पीडीसी कर पाए। पीडीसी मतलब प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाए मिस स्टेटमेंट को। या तो है ही नहीं, ए पॉइंट, या है लेकिन इतना कंपिटेंट नहीं कि पीडीसी कर पाए, आप मानेंगे डेफिशिएंसी है, आप मानेंगे डेफिशिएंसी है। अब आपको पता है
एक होती है डेफिशिएंसी, एक होती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। छोटी मोटी कमी डेफिशिएंसी, बड़ी कमी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये मत लिखाना एग्जाम में। डेफिशिएंसी की अपनी मीनिंग है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की अपनी मीनिंग है। अब देखो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब होगी, पहले उस पर बात कर लें। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये देखो कहता है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। कब आप मानेंगे कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है? पहला, एंटिटी अपना रैप परफॉर्म करती है, 315 में आप पढ़ते हैं, याद करिए, एंटिटी का अपना रैप ही नहीं है, रैप ही नहीं है। दूसरा, रैप तो है लेकिन इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव, बेकार, किसी काम का नहीं है। तीसरा सर जो रिस्क मिला, रिस्क के हिसाब से रिस्पॉन्स डिजाइन नहीं कर पाए। अब रिस्क है, रैप परफॉर्म किया मैनेजमेंट ने, तो रैप परफॉर्म में रिस्क मिला, अब रिस्क के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स डिजाइन करना है, नहीं कर पाए, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो आपको दिख रहे हैं दो, एक आ रहा है पर्सन, दोनों में से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना आप। चलिए एनीवेज, दोनों में से एक, इंडिकेटर और एग्जाम्पल, कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंडिकेटर्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एब्सेंस ऑफ रैप, इनइफेक्टिव रैप, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। सर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट ही बेकार है तो रिस्क सिग्निफिकेंट होगा, डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी। वो मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर तो पकड़ पाया लेकिन आपका रैप नहीं पकड़ पाया। अगर मिस स्टेटमेंट आपका रैप नहीं पकड़ पाया ना, ऑडिटर के रैप ने पकड़ लिया ना, आपका रैप बेकार है। अगर आपका रैप बेकार है ना तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। मैनेजमेंट ओवरसी नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। सर अगर पिछले साल मिस स्टेटमेंट था तो सर ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इस साल भी लोचा हो सकता है। करंट ईयर में अगर आप बता रहे हो पिछले साल का मिस स्टेटमेंट, तो देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। करीब करीब 7 पॉइंट हैं, एब्सेंस ऑफ रैप, इनइफेक्टिव रैप, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने तो पकड़ लिया लेकिन आप नहीं पकड़ पाए। साथ में मैनेजमेंट की इनएबिलिटी और एमएम जो करंट ईयर में डिस्क्लोज हो रहा है एज प्रायर पीरियड आइटम। अब सवाल ये, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट कब होगा, कब? एक बात बताओ, मैनेजमेंट खुद फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्टर अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है इसलिए चेक नहीं कर रहा, टीसीडब्ल्यू चेक नहीं कर रहा। सर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है लेकिन टीसीडब्ल्यू चेक भी नहीं कर रहा है, सर आप मानेंगे कंट्रोल वीक है। अगर कंट्रोल वीक है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। फ्रॉड जो आपका सिस्टम नहीं पकड़ पाया, कंट्रोल। मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को टाइम पे ठीक नहीं कर पाया। अगर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो पहले बताएगी तो उसको ठीक नहीं कर पाया ना, तो ये भी तो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ये भी तो एक शो करती है कंट्रोल वीक है। सर इन सारे केसेस में आप मानेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मैंने आपको एक निमोनिक बना के दिया था, याद है कुछ? मेरी डॉक्टर बताओ जरा, इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एम से क्या आएगा, एम से क्या आएगा, ई से क्या आएगा, आर से क्या आएगा, आई से क्या आएगा, डी से क्या आएगा, आर से क्या आएगा? इनइफेक्टिव रैप, ठीक, इनइफेक्टिव रैप। अब एक बात बताओ, इनइफेक्टिव रैप, एक बात बताओ, आपका रैप जो है वो इनइफेक्टिव है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रैप, एब्सेंस ऑफ रैप, रैप है ही नहीं सर, रैप इज एब्सेंट। अच्छा अगला बताइए, रैप इज एब्सेंट। अगला, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड रिस्क, रिस्क आपको मिला लेकिन आप रिस्पॉन्स प्रॉपर डिजाइन नहीं कर पा रहे हो। इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स है तो सही लेकिन इनइफेक्टिव है, ठीक। एक बात और, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये तो सॉलिड निमोनिक है। एक बात ध्यान रखना, अगर इंडिकेटर पूछे ना तो ये लिख के आना, और अगर एग्जाम्पल पूछे ना तो ये लिख के आना। क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या पूछा है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा भाई साहब। इंडिकेटर में ये अगर लिखा है कि एग्जाम्पल, जिस बेसिस पे आप तय करोगे कि वेदर डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज
कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल में ये, यहां पे इंडिकेटर में ये। तो एग्जाम्पल में क्या, आइए ये तो सिंपल है। ईवा ने मुझे बोला कि केयरफुल रहना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। ईवा ने मुझे बोला, आई ईवा, कि केयरफुल रहना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। ये एग्जाम्पल्स हैं सर। एग्जाम्पल किस बात के, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। एक डेफिशिएंसी दूसरे को भी बेकार कर रही है। इन्वेंट्री की चीजें सेल परचेज को बेकार कर रही है। इंटरेक्शन मतलब एक खराबी कारण दूसरी खराबी आ रही है। अकाउंटिंग एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू एस्टिमेट या कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर डेफिशिएंसी है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहलाएगी। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एक्सपोज्ड, सर छोटी मोटी अगर कंट्रोल में कमी होती तो ठीक थी। सर सेल में कंट्रोल वीक है और आपकी सेल टोटल 20 करोड़ की है। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, सेल के कम से कम साल में 10,000 ट्रांजैक्शन है। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, अमाउंट एक्सपोज्ड, एक ही जगह दिक्कत है पीपीई में, लेकिन वो अकेली पीपीई 20 करोड़ की है। अमाउंट एक्सपोज्ड। कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर फाइनेंशियल बन तो रहे हैं लेकिन उसे पीसीडब्ल्यूजी ओवरसी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना सर, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। फ्रीक्वेंसी एंड कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड मतलब चांसेस हैं दैट देयर कैन बी मिसस्टेटमेंट, और फ्रॉड और लॉस ऑफ एसेट। इन सारे केसेस में आप मानेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। भाई देखो रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूं, याद आपको करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है, फिर बोल रहा हूं। ये इंडिकेटर है, ये एग्जाम्पल है, पॉइंट अपन ने सारे कवर किए, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं समझाने बैठूंगा तो फिर आपको पता है ऐसे खत्म ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है चलिए, तो ये ईवा कहती है यू शुड बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ये याद कर लेना भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़े। इंटरेक्शन, एस्टिमेट, अकाउंटिंग, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, अमाउंट एक्सपोज्ड, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रीक्वेंसी एंड कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, साथ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और लॉस टू एसेट। ठीक डन। एक बात और, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? चलो पढ़ तो लिया अपन ने सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब मानेंगे, मीनिंग क्या है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की, मीनिंग क्या है? डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को बताई जाए। डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि टीसीडब्ल्यूजी को बताई जाए, वो कहलाती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ठीक है सर, वैसे एक बात बताइए, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी कैसे बताएंगे? मैनेजमेंट को ना सारी डेफिशिएंसीज बता देना, सारी, सिग्निफिकेंट राइटिंग में, नॉन सिग्निफिकेंट ओरल, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ सिग्निफिकेंट बताना राइटिंग में। नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताते, टीसीडब्ल्यूजी को सिर्फ बताते हैं सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट होगी तो ही बताना, वो भी राइटिंग में। मैनेजमेंट को दोनों बताइए। ठीक चलिए, इसमें दो, हाँ एक बात और, सर एक बात बताओ, ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा है ना सर, डेफिशिएंसी या सिग्निफिकेंट कम्युनिकेट कर रहा है, एक बात बताइए, क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में ओपिनियन देने के लिए आया है क्या? सर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पता है क्यों चेक कर रहा है? ताकि सब्सटेंटिव डिजाइन कर पाए। ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल पे ओपिनियन देने का, ऑडिटर का काम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे ओपिनियन देने का नहीं है। तो जब भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ना, ये बात स्पष्ट कर देगा क्लियर कि भैया मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल ओपिनियन देने का है, मैं इंटरनल कंट्रोल सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि एंटी डिजाइन कर पाऊं, एंड नॉट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल। जो भी डेफिशिएंसी मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने आइडेंटिफाई की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मैं कोई इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देने नहीं आया, मैं ओपिनियन देने आया हूं फाइनेंशियल पे। मैंने एंटी डिजाइन करने के लिए कंट्रोल चेक किया है, और जो डेफिशिएंसी मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के दौरान ही मिली है। यह बात आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी व्हाइल कम्युनिकेटिंग। ठीक 450 450 क्या कहता है 450? देखिए ये ऑडिटर है, ऑडिट कर रहा है, मिस स्टेटमेंट मिला,
हाँ जी मिला। मिस स्टेटमेंट को ना कम्युनिकेट करिए। अब आप बोलो कम्युनिकेशन तो पढ़ लिया बेटा, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी कम्युनिकेशन पढ़ता है, मिस स्टेटमेंट है। सुनना आप ध्यान से, मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट कई सारे हो सकते हैं, 2 4 10 15, सबको एक्यूमुलेट कर लो इकट्ठा। कुछ मिस स्टेटमेंट ना बिल्कुल चिल्लर होंगे, बिल्कुल चिल्लर, 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए चाय पानी वाले खर्चे। जब आप एक्यूमुलेट करोगे ना तो उन चिल्लर को वहां भी इंक्लूड मत करना, मटेरियल को इंक्लूड करना बिल्कुल चिल्लर। एक बात ध्यान रखना, मटेरियलिटी अलग होती है, ट्रिवियल अलग होता है। ट्रिवियल मतलब होता है बिल्कुल बेकार, छोटे मोटे बिल्कुल, उसे 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 इंक्लूड मत करना, ट्रिवियल। एक बात और, मिस स्टेटमेंट इकट्ठे कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो ना, तो देख लो क्या वो मटेरियल है। 320 में आप एक पॉइंट पढ़ते हैं, मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट से डिसाइड नहीं होती बेटा, अमाउंट के साथ साथ कई बार कुछ मिस स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो मटेरियलिटी लेवल से कम होंगे, बट फिर भी मटेरियल माने जाते हैं ड्यू टू देयर नेचर एंड सर्कमस्टांसेस। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये पढ़ा है कि मटेरियलिटी में सिर्फ अमाउंट नहीं, नेचर और सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं। तो जब भी मिस स्टेटमेंट है, एक्यूमुलेट करने के बाद, एक्यूमुलेट कर लिया आपने, एक्यूमुलेट करने के बाद मटेरियलिटी देखो। मटेरियलिटी में 3 बातें, अमाउंट, नेचर, सर्कमस्टांसेस, ठीक। एक बात और, मैनेजमेंट से हम बोलेंगे कि सर आप भी चेक कर लो ना यार, आप भी चेक कर लो। अगर मैनेजमेंट ने एग्जामिन किया और मैनेजमेंट को भी लग रहा है, उसने बताया कि मिस स्टेटमेंट है, तो फिर मैनेजमेंट ने आपको कंफर्म कर दिया। आपको डाउट था, आपने मैनेजमेंट से बोला, मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया। अब आप आगे के प्रोसीजर परफॉर्म करोगे कि भैया मेरे को डाउट था, मैंने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने भी अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया, मैनेजमेंट ने भी कंफर्म किया मिस स्टेटमेंट है, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे आइए देखते हैं। सर मिस स्टेटमेंट बताइए, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट बताइए मैनेजमेंट को एक्यूमुलेटेड, अभी पढ़ा ना अपन ने, एक्यूमुलेट कर लिया अपन ने, एक्यूमुलेट करने के बाद बताएंगे। मैनेजमेंट को बोलेंगे ठीक कर, ठीक कर, बता दिए, बता दिए। अब बोलेंगे ठीक कर, ठीक करने को बोलेंगे 2 बातें होंगी, या तो मैनेजमेंट ठीक करेगा या नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट ठीक करता है तो ब्लाइंड फेथ तो नहीं कर सकते ना, अगर मैनेजमेंट ठीक करता तो ब्लाइंड फेथ तो नहीं कर सकते, तो चेक करिए कि ठीक किया कि नहीं। देखो अगर मैनेजमेंट ठीक करता है, ठीक करता है, तो इससे मैनेजमेंट का ही फायदा है। अगर आज मिस स्टेटमेंट ठीक कर लिया ना, तो आपकी बुक्स रिकॉर्ड सही बनेंगे और फ्यूचर में आरएमएम कम होगा। अगर मैनेजमेंट आज ठीक कर लेगा तो बुक्स रिकॉर्ड सही बनेंगे, साथ में फ्यूचर में बेनिफिट है। और एक बात ध्यान रखना, कम्युनिकेशन जब भी करोगे ना, ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा है ना, टाइमली बेसिस पे करना, टाइमली बेसिस पे, ताकि मैनेजमेंट एक्शन ले पाए। अब सर अगर टाइमली बेसिस पे नहीं करोगे, ऑडिट रिपोर्ट कल साइन कर रहे हो, आज बता रहे हो, उससे क्या होगा सर? टाइमली बेसिस पे। अच्छा एक बात और, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, अब क्या करें? या तो कुछ मना कर दिया, सारे मना कर दिए। मान लो 15 थे, 15 में से 10 ठीक किए, ये देखो एग्जाम्पल बना हुआ है। मैनेजमेंट को हमने बोला 6 में से स्टेटमेंट है, सारे ठीक कर दिए, पहला ऑप्शन। बिल्कुल ठीक नहीं किए, दूसरा ऑप्शन। कुछ ठीक किए, अब कुछ में मान लो 4 ठीक किए, 2 ठीक नहीं किए, हो सकता है। अब भैया 4 ठीक किए, 2 ठीक नहीं किए, जो 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 2 ठीक नहीं किए ना, वो 6 और 4,000 के थे। कितना हो गया मिला के? 10,000 रुपए। मान लो मटेरियलिटी लेवल 50,000 है, जो ठीक नहीं किए वो इमटेरियल है। आप एक चीज देख रहे हो, ठीक नहीं करने के बावजूद आप ये बोलेंगे फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम एमएम, क्योंकि सर जो 2 ठीक नहीं किए वो इमटेरियल ही तो हैं। जब मटेरियलिटी लेवल 50,000 की है तो 2 ठीक नहीं किए, ये तो दीज आर इमटेरियल। है तो यही तो बोलेंगे ना कि फाइनेंशियल फ्री है एमएम से, मटेरियल में स्टेटमेंट से फ्री है। दूसरा,
दो ठीक किए, चार ठीक नहीं किए। दो ठीक नहीं, जो चार ठीक नहीं किए ना, 70,000, 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, सर ये मटेरियल है। यहां मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां फाइनेंशियल आर नॉट फ्री फ्रॉम एमएम, तो सर मैनेजमेंट तो कुछ ठीक करे कुछ ठीक नहीं करेगा। अब एक बात बताइए, मैनेजमेंट ने कुछ ठीक किया कुछ ठीक नहीं किया। सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करिए, सर क्या बात हो गई, क्यों ठीक नहीं कर रहे आप, क्यों मना कर रहे हो, क्यों ठीक नहीं कर रहे आप। और जो नीचे पढ़ा के लाया, मैनेजमेंट ने ठीक किया नहीं किया। अब आप देखिए, क्या एफएस फ्री है एमएम से? अगर फ्री है नॉट एन इशू, अगर फ्री नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं है तो मॉडिफाइड, अगर फ्री है तो नॉट एन इशू। एक बात और, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करता है, ठीक है, मैनेजमेंट के पापा के पास जाएंगे। कौन है मैनेजमेंट का पापा? टीसीडब्ल्यू जी। टीसीडब्ल्यू जी को क्या बताएंगे? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो ठीक नहीं किया इसका ओपिनियन क्या आएगा? मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। मैनेजमेंट तो ठीक कर पाया नहीं, टीसीडब्ल्यू जी को बोलेंगे आप ठीक करो। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑन ओपिनियन, बोलेंगे आप ठीक करो। ये मिस स्टेटमेंट आप पढ़ते आ रहे हो चैप्टर 3 से। मिस स्टेटमेंट 3 चीजों को लेके होता है, पता है ना आपको? ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर। यहां भी लिखा था अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, 3 चीजों को लेकर होता है मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप ना एक WR लीजिए मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि भैया आपने जो ठीक नहीं किए वो इमटेरियल थे। आपने ठीक नहीं किया ना, 3 4 2 जो भी ठीक नहीं किया, वो कह रहे हैं इमटेरियल। तो आप बोलो WR दे दो यार, WR दे दो। जो भी मिस स्टेटमेंट्स है ना, जितने भी हैं, 10 हैं, 15 है, 20 हैं, उनकी एक समरी। या तो बोलो कि WR के साथ अटैच कर दो, या WR है साथ में अटैच कर दो समरी, या WR में ही इंक्लूड कर दो। WR 2 चीजें मांगनी है कि जो इफेक्ट है वो इमटेरियल है। दूसरा समरी मांग लो मिस स्टेटमेंट्स की, या तो अटैच कर दो अलग से या उसी के अंदर इंक्लूड कर दो। और डॉक्यूमेंटेशन करना है सर। ये क्वेश्चन आया था May 24 में। डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करिए उस अमाउंट का जिसके नीचे आप मिस स्टेटमेंट को ट्रिवियल मानते हैं, है ना। 200 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, जो भी है, जितने भी मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेट हुए, क्या वो ठीक किए गए? और अगर आपको लगता है वो ठीक नहीं किए गए, अनकरेक्टेड, तो क्या वो मटेरियल है या इमटेरियल है? जो भी आपका कंक्लूजन है उसका डॉक्यूमेंटेशन करिए। 3 बातें, अमाउंट जिसके नीचे मिस स्टेटमेंट ट्रिवियल है, सारे एक्यूमुलेट किए हुए मिस स्टेटमेंट करेक्ट किए गए क्या, और अगर करेक्ट नहीं किए गए तो क्या वो मटेरियल है। ये 3 चीजें, ठीक है। 450 खत्म हो गया बच्चा बाड़ी, ऑल डन। चलो भाई अब चलते हैं आगे, फटाफट से बात कर लेते हैं 560 की। बच्चों 560 क्या बोलता है, आ जाओ भैया। 560 कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट की बात करता है। सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ये आपका साल एंड हुआ, ये आपने फाइनेंशियल बनाए, ये आपने रिपोर्ट साइन की। 31 मार्च को साल खत्म हुआ, 15 मई को फाइनेंशियल बने, 30 जून को रिपोर्ट साइन हुई। रिपोर्ट साइन करने से पहले कुछ इवेंट्स हुए, जैसे मान लो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत सारी चीजें। इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद लेकिन रिपोर्ट डेट से पहले, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद लेकिन रिपोर्ट डेट से पहले। ये ए है, सब्सिक्वेंट इवेंट है बट ए। दूसरा, आपने रिपोर्ट साइन की, फाइनेंशियल सर्कुलेट करते हैं, सेक्शन 136 21 दिन पहले मेंबर को, डिवेंचर ट्रस्टी को सर्कुलेट करते हैं, फिर एजीएम होती है। कुछ बातें ऑडिटर को पता चली रिपोर्ट साइन करने के बाद लेकिन इशू होने से पहले, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी। और कुछ बातें पता चली फाइनेंशियल इशू होने के बाद, आफ्टर इशू। तो बी और सी में फर्क क्या है? बी में रिपोर्ट साइन हो चुकी है लेकिन फाइनेंशियल इशू नहीं हुए, और सी में क्या है कि फाइनेंशियल इशू हो चुके हैं आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फर्क है।
ये ए, ये बी, ये सी। फर्क क्या है? ए में लिखा हुआ है इवेंट्स अकर्ड, ये हुए ही कब हैं, यहां से यहां तक। बी और सी में कभी भी हुए उससे मतलब नहीं है भाई। फैक्ट्स केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, वहां था इवेंट्स अकर्ड, यहां है नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। इवेंट्स अकर्ड, नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, ये आपको पता चला। बी और सी, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट? डेफिनेशन क्या सब्सिक्वेंट इवेंट? डेफिनेशन बड़ी सिंपल है सर। डेफिनेशन पता क्या डेफिनेशन है? सब्सिक्वेंट इवेंट मींस events occurred after the date of financial statement but before date of audit report, and it includes fact came to the knowledge of the auditor after the date of audit report. Facts came to the knowledge of the auditor after the date of audit report. अब वो चाहे इशू के पहले हो या इशू के बाद हो, वो डेफिनेशन में नहीं लिखा, लेकिन जब प्रोसीजर लगाएंगे तो लिखा होता कि भाई इशू से पहले बी और इशू के बाद सी। लेकिन डेफिनेशन में लंबी चौड़ी कहानी नहीं। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है सर, इवेंट्स अकर आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड इट इंक्लूड्स फैक्ट्स केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना? तो ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी? सब्सिक्वेंट इवेंट की। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी दूंगा तो समझ नहीं आएगा। पहले एक बार पूरा पढ़ लो स्टैंडर्ड, तब ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो ये ए, ये बी, ये सी। अब बात करते हैं पहले ए की, ठीक है? उससे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। डेटर 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रहा था, 31 मार्च को, 15 अप्रैल को इंसॉल्वेंट हो गया। वो सब्सिक्वेंट इवेंट जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कि डेटर की इंसॉल्वेंसी, जैसे कि केस चल रहा था आपके अगेंस्ट 31 मार्च को, 10 अप्रैल को केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया आपने कम अमाउंट पे। तो डेटर भी 31 मार्च को था, केस भी आपके वो 31 मार्च को था। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कब? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिन। दूसरा, वो इवेंट जिनकी कंडीशंस बाद में अराइज हुई है आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाद में अराइज हुई है आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे कि नई कैपिटल इशू किया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुई ना। नया मर्जर एक्विजिशन किया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुआ ना। तो एग्जिस्ट कर रही है कंडीशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे, अराइज हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे पकड़ोगे आप? अभी ए बी सी पे लगाएंगे प्रोसीजर, उससे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे पकड़ोगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, WR लो। 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई होगी ना, उसके मिनट्स पढ़ो। फिर बोर्ड रिपोर्ट भी बनती है, सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट पढ़ो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बने होंगे क्वार्टरली। अब जुलाई में आप ऑडिट कर रहे हो, साइन कर रहे हो रिपोर्ट, तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर निकल गया। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, उसे बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो कि मैनेजमेंट कैसे पकड़ता है सब्सिक्वेंट इवेंट, प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इंक्वायरी करो, WR लो, मिनट्स पढ़ो, इंटरिम रिपोर्ट देखो, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट देखो। सर इंक्वायरी कैसे करेंगे? ये रिव्यू इंक्वायरीज, क्या कोई नई एसेट ली है, क्या कोई नई एसेट क्या कोई एसेट बेची है, क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है बाय नेचुरल कैलेमिटी, क्या डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है, क्या कोई केस आपने आउट ऑफ द कोर्ट या वैसे भी सेटल कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये सारी बातें आपको इंक्वायरी करनी है, उसमें क्या दिक्कत है? इंक्वायरी करिए, क्या कोई लोन लिया है, क्या कोई गारंटी दी है, क्या कोई एसेट खरीदी है, कोई एसेट बेची है, क्या कोई एसेट डिस्ट्रॉय हुई है नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा, क्या कोई डेवलपमेंट हुआ है कंटिजेंसीज को लेकर। सर ये डेवलपमेंट क्या होता है कंटिजेंसीज को लेकर? मतलब कोई केस इसका डिसीजन आया होगा। क्या कोई इवेंट हुआ है रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट, जैसे कि डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है, तो इवेंट है ये रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। और इवेंट जो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज को चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप आज तक फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये सारी इंक्वायरी आपको करनी है, चाहे अकाउंटिंग पॉलिसी की हो, रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट की हो, डेवलपमेंट ऑफ कंटिजेंसीज की हो, एसेट खरीदी बेची डिस्ट्रॉय हुई, बोरिंग ली गारंटी दी, ये सब इंक्वायरी करनी है। और इंक्वायरी ही नहीं करनी, WR भी ले रहा है, मिनट्स भी चेक करने, सारे काम करने हैं। अब सवाल ये कि सर ABC में करना क्या है? मैं वही बोला, मैंने कहा ABC का चला कहां गया भाई?
वो इवेंट जो रिपोर्ट डेट से पहले हुए हैं, जो रिपोर्ट डेट से पहले हुए हैं, वो इवेंट जो रिपोर्ट डेट से पहले हुए हैं, पहले सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है, कि हम भी तो आइडेंटिफाई कर रहे थे ऊपर WR लेके इंक्वायरी करके। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया है या हो रहा है, या आप चेक करिए, फिर रैप परफॉर्म करिए एंट्री डिजाइन करते वक्त। आप देखो क्या फाइनेंस, अभी रिपोर्ट साइन नहीं किया आपने, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट को। और WR लीजिए कि फाइनेंशियल जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब एडजस्ट या डिस्क्लोज, देखो दो बातें होती है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट ही कर दोगे या नोट्स में डिस्क्लोज करोगे। तो WR लीजिए कि एडजस्ट और डिस्क्लोज किया गया। सबसे पहली बात, सब्सिक्वेंट इवेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड, अपना रैप परफॉर्म करके रिस्क को एसेस करके एंट्री डिजाइन करोगे आगे की, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट को। WR लीजिए कि फाइनेंशियल हैव बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। ये है ए। अब बी क्या है सर? बी है रिपोर्ट डेट से पहले, ठीक, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन अभी इशू नहीं हुआ, बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी तक इशू नहीं हुआ। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करिए, कि भैया ये बताइए, रिपोर्ट तो मैं साइन कर चुका हूं, साइन तो हो गई ना रिपोर्ट, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो साइन हो गई है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट डेट का मतलब ये नहीं कि रिपोर्ट दे चुके हो, साइन हो चुकी है, हो सकता है आपके ऑफिस में पड़ी, हो सकता है दे चुके हो, रिपोर्ट साइन हो चुकी है। मैनेजमेंट से बात करिए, आप देखिए क्या मैनेजमेंट एड्रेस कर रहा है इसे फाइनेंशियल में भाई रिफ्लेक्ट करा रहा है, मतलब डिस्क्लोज एडजस्ट किया गया है, और क्या फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है। बात करिए क्या एड्रेस कर रहा है मैटर, और क्या फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है, अगर फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है तो फाइनेंशियल को अमेंड करिए, अगर फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर फाइनेंशियल को अमेंड करने की जरूरत है, आप मैनेजमेंट से बोलोगे भैया, मैनेजमेंट से बोलोगे भैया अमेंड कर। अब दो बातें होंगी, या तो मैनेजमेंट अमेंड करेगा या नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है तो ब्लाइंड फेथ तो नहीं करोगे ना। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड किया है तो अपने प्रोसीजर एक्सटेंड करके, फाइनेंशियल अमेंड हो चुके हैं, चेक कर ले अमेंड हुए कि नहीं। अब चेक भी कर लिया आपने, लेकिन रिपोर्ट साइन कर चुके थे आप पहले पुराने फाइनेंशियल पे, अब फाइनेंशियल अमेंड हो गए तो दोबारा रिपोर्ट साइन करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो नई रिपोर्ट दे दो, सीधे कहानी खत्म करो, या अमेंडेड रिपोर्ट विद EOM OM ये में समझा देना कि भाई पहले रिपोर्ट साइन की थी तब फाइनेंशियल पुराने थे, अमेंड हो गए बोलने के बाद तो अब नई रिपोर्ट दे रहा हूं। या उसी रिपोर्ट में दोबारा साइन कर दो, दूसरी डेट डाल दो, दो डेट डलेंगी, एक पहले जब अनअमेंडेड पे साइन किया था और एक अब जो अमेंडेड पे साइन कर रहे हो, तो उस रिपोर्ट को आप बोलेंगे डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर आपको लगता है अमेंड करने की जरूरत है, आप बोलो अमेंड करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंड करता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अमेंड कर रहा है तो बढ़िया है। रिपोर्ट आप नहीं दे दो, या अमेंडेड रिपोर्ट दो विद EOM OM, या फिर डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैनेजमेंट बोलने के बाद भी चेंज नहीं करता फाइनेंशियल को, और रिपोर्ट आपने नहीं दी है, साइन तो मैंने क्या बोला, रिपोर्ट साइन कर दी लेकिन ऑफिस में पड़ी है। अब रिपोर्ट साइन कर दी लेकिन ऑफिस में ही पड़ी है रिपोर्ट, तो क्या करेंगे सर उस केस में? मॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए। रिपोर्ट पड़ी थी ना, मैनेजमेंट को बोला फाइनेंशियल चेंज कर, मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, पुरानी रिपोर्ट साइन तो कर चुके आप लेकिन पड़ी तो ऑफिस में, फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में, नई रिपोर्ट दो मॉडिफाइड। लेकिन अगर पुरानी रिपोर्ट साइन भी कर चुके थे, मैनेजमेंट को दे भी चुके थे, रिपोर्ट जा चुकी है, अपने पास तो एक ही हथियार था, एक ही वेपन था, ऑडिट रिपोर्ट, वो भी चली गई अपने पास, अब क्या करें? अब मैनेजमेंट बोलने के बाद भी फाइनेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन वो क्या हो सकता है? पब्लिक नोटिस। और TCWG को बोलो कि मैंने आपको रिपोर्ट दे तो दी है मैनेजमेंट को, प्लीज आप ये थर्ड पार्टी को मत दीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ठीक नहीं है, इसलिए मेरी रिपोर्ट भी ठीक नहीं थी, और मैं आपको कह रहा हूं फाइनेंशियल ठीक कर लो, आप फाइनेंशियल ठीक कर नहीं रहे हो,
तो प्लीज मेरी रिपोर्ट किसी और को मत दीजिए। अगर वो फिर भी दे रहा है तो एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा सर? एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी पब्लिक नोटिस। बात आ रही समझ? तो ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दी गई है तो नोटिफाई करे डीसीडब्ल्यू को नॉट टू इशू द रिपोर्ट, नॉट टू इशू इट टू थर्ड पार्टीज। फिर भी कर रहे हैं तो एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। ये बी था, ठीक है। सी ऊपर का पॉइंट पूरा सेम है, रिपोर्ट साइन कर चुके हैं और फाइनेंशियल भी इशू हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है सर, फाइनेंशियल भी इशू, रिपोर्ट सब कुछ हो चुका है। वही डिस्कस करो, वही देखो फाइनेंशियल कमेंट करने की जरूरत है, वही देखो मैनेजमेंट एड्रेस कर रहा है क्या, सेम सेम तीन, बिल्कुल सेम 3 पॉइंट आ जाएंगे, वही सेम। अब तो यार रिपोर्ट भी चली गई, फाइनेंशियल भी इशू हो गए। अब आप देखो मैनेजमेंट इस इशू को एड्रेस कर रहा है क्या? अब कैसे एड्रेस करेगा? मैनेजमेंट भी तो फाइनेंशियल इशू कर चुका है सर। याद करिए सेक्शन 131, फाइनेंशियल का रिवीजन भी तो हो सकता है, एजीएम में तो मैनेजमेंट बता सकता है, एजीएम के अंदर भी। अगर मैनेजमेंट बता रहा है, स्टेप ले रहा है, चेक करो इफ मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिचुएशन टू एवरीवन। अगर स्टेप लिए हैं और बता दिया है और मान लो फाइनेंशियली इवेंट कर दिए तो फिर आप नई रिपोर्ट देंगे। अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं बताता किसी को तो फिर आप बताइए एप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि लोग आपकी रिपोर्ट पर भरोसा ना करें। वही पब्लिक नोटिस, एजीएम में चढ़ जाओ, माइक दो भैया 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए माइक दो, सबको बोलो शेयर होल्डर को भाई मेरी रिपोर्ट पर भरोसा मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल में सब्सिक्वेंट इवेंट को नहीं बताया गया, मैंने भी उस चीज को कंसीडर नहीं किया, मुझे पता चला। फैक्ट केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। मैंने क्या बोला? फैक्ट केम टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। पता आपको कब चला? तो ये कहानी है सर, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहां वहां सेम है, 3 पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा लिखना पड़ेगा आपको 3 पॉइंट। हाँ, इशू से पहले आपको ये जो है ये 4 बातें देखनी, ठीक है। चलिए डन है भाई। अब एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव में अब आपको सिंपल कहानी समझाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सर इस ऐसे का, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट भी है वैसे। एस&ए एविडेंस लो एक ही बात कर रहा है, पता है, एक ही। सब्सिक्वेंट इवेंट जो कब हुआ है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट डेट से पहले, जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो आप देखिए जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट हैव बीन एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या उस फाइनेंशियल को रिफ्लेक्ट किया गया फाइनेंशियल के अंदर, सब्सिक्वेंट इवेंट को? पहली बात, एक ही बात कर रहा है। बी की बात, वो फैक्ट जो आपको पता चला नोन टू द ऑडिटर, कब? रिपोर्ट डेट के बाद। अगर पहले पता चलता, अगर एक तो यार पूरा सेलेक्ट हो जाता है, अब ठीक है। अगर पहले पता चलता तो शायद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कुछ और देता। अब वो बात आपको पता चली है तो भैया अब पता चल गई तो क्या दिक्कत है? रिस्पॉन्ड करो एप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड ही तो किया अपन ने बोला यार फाइनेंशियल चेंज कर ले या मैटर को एड्रेस कर दे। तो ये बात हो रही है बी और सी की। एस&ए एविडेंस उस सब्सिक्वेंट इवेंट को लेकर, डेट ऑफ फाइनेंशियल, डेट ऑफ रिपोर्ट को लेकर, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल में? और वो बात जो पता चली है रिपोर्ट डेट के बाद, पहले पता चलती शायद रिपोर्ट आप कुछ और देते, तब रिस्पॉन्ड करिए अप्रोप्रिएटली। डन है 560। अब चलते हैं 570 की तरफ। गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। 570 आता रहता है। सर गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड क्या बोलता है? देखो भाई, नॉर्मली हम एक एंटिटी को मानते हैं कि वो गोइंग कंसर्न में चलती है। इसका मतलब इट विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस इन फोर्सेबल फ्यूचर, वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी फोर्सेबल फ्यूचर में। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न में है तो भैया अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न बेसिस पे होगी। अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न में नहीं है तो अकाउंटिंग होगी लिक्विडेशन बेसिस पे। सर एंटिटी को गोइंग कंसर्न बेसिस पे कैसे मानेंगे? एंटिटी को गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपन तब मानते हैं जब एंटिटी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अचानक से फैक्ट्री बेचनी पड़ जाए, जमीनें बेच रहे हो ये वो, तो क्या अचानक से बेचने पर क्या आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे बेच रहे हैं? नहीं। तो गोइंग कंसर्न में कब मानते हैं? सर गोइंग कंसर्न में मानते हैं जब एंटिटी अपनी एसेट्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। उस केस में अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनेंगे क्योंकि एंटिटी गोइंग कंसर्न में।
अगर एंटिटी अपने आप को लिक्विडेट करना चाहती है या सीज करना चाहती है ऑपरेशंस, या कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, या तो खुद इंटेंड टू लिक्विडेट या ऑप्शन ही नहीं आपके पास कंटिन्यू करने का, या तो मन से कर रही है मजबूरी में कर रही है, या तो मन से या मजबूरी में लिक्विडेट कर रही है, ऑपरेशंस बंद कर रही है, तो एंटिटी अपने अकाउंट्स बनाएगी लिक्विडेशन बेसिस पे। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गोइंग कंसर्न में है तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे, नहीं तो लिक्विडेशन बेसिस पे। अभी रिपोर्टिंग अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, लेबर छोड़ के चली गई, हड़तालें हो रही हैं, रॉ मटेरियल आ नहीं रहे हैं, मार्केट शेयर कम हो गया है, लाइबिलिटीज खूब सारी चल रही है आपके ऊपर, अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है तो अकाउंट्स बनने चाहिए लिक्विडेशन बेसिस पे। लेकिन अगर आपने तब भी बनाए हैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे तो फिर तो गलत किया ना आपने। फाइनेंशियल को आपने तब भी बनाया गोइंग कंसर्न बेसिस पे तो रिपोर्ट जाएगी एडवर्स। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता सर, कि एंटिटी आपकी गोइंग कंसर्न में है ही नहीं और अकाउंट्स बना रहे गोइंग कंसर्न बेसिस पे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो गोइंग कंसर्न है ही नहीं, इनएप्रोप्रिएट है, अकाउंट्स बना रहे लिक्विडेशन बेसिस पे, तब तो ठीक है, तब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। लेकिन ये बात समझा देना ईओएम के अंदर कि भैया एंटिटी जो है वो ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं, इसीलिए मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट्स लिक्विडेशन बेसिस बनाए हैं। अगर बनाए तो हमें कोई दिक्कत है, दे दो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, मैनेजमेंट जो है ना, अगर मेरी कंपनी है तो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करने की। ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑडिटर को मैं बाहर से बुलाऊंगा भाई तू चेक कर गोइंग कंसर्न में है या नहीं? ऑडिटर अपना काम करेगा वो अलग है, लेकिन मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो मैनेजमेंट असेसमेंट करता है गोइंग कंसर्न का उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑन गोइंग कंसर्न। आप चेक करिए क्या मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है तो आप ये देखना क्या मैनेजमेंट को कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी मिली है which casts a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। क्या मैनेजमेंट कोई भी ऐसा इवेंट मिला है जिससे डाउट होता है? पहली बात, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया ही नहीं तब भी मैनेजमेंट से बात करिए। मैनेजमेंट से बोलो सबसे पहली बात, सर आपने असेसमेंट क्यों नहीं किया, बात तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं भी किया तब भी मैनेजमेंट से पूछो क्या आपके सामने कोई ऐसा इवेंट है जिससे आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लोन वोन नहीं है, मार्केट शेयर सही है, एम्प्लॉय बराबर काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल शॉर्टेज होती जा रही है, ये एक अनसर्टेनिटी है विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है ना। तो आप ये देखिए उसने परफॉर्म किया हो ना किया हो, आपको इवेंट के बारे में बात करनी है। अच्छा, असेसमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो मैनेजमेंट से बोलेंगे असेसमेंट कर, अगर नहीं करता है तब, इफ नॉट परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं करता है तो हम बोलेंगे असेसमेंट कर, मैनेजमेंट बोलने के बाद भी नहीं करेगा ना, असेसमेंट बोलने के बाद भी नहीं करेगा ना, तब तो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। मैनेजमेंट डिनाइज टू मेक द असेसमेंट, बोलने के बाद भी नहीं कर रहा है भाई, भारी बेशरम है, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो यहां एडवर्स, यहां अनमॉडिफाइड, यहां मॉडिफाइड। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और सुनिए साथ में, मैं एक बात कर रहा था मटेरियल अनसर्टेनिटी की। देखो, ऑडिटर को एक बात जरूर चेक करनी है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेना भाई, 2 मिनट पॉज करिए, वीडियो याद कर लो इसको। मटेरियल अनसर्टेनिटी विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है ना, ये आप चेक करोगे। एस&डी एविडेंस तो देखो लेना ही पड़ता है, 500 की सीरीज है। ठीक, अब सर अनसर्टेनिटी है या नहीं कैसे पता लगाओगे? सबसे पहली बात, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर, असेसमेंट करने को बोलो। मैनेजमेंट का प्लान देखो फॉर फ्यूचर एक्शन। अब एक बात बताओ, आपके क्लाइंट को लॉसेस हो रहे हैं, आपने बोला भाई सर कैसे चलाओगे कंपनी, आपको लगातार 3 साल से लॉस हो रहे हैं। मैनेजमेंट कह रहा है सर अपनी कॉस्ट कम करेंगे, मैनेजमेंट कह रहा है हम कुछ एम्प्लॉइज को ले ऑफ करेंगे, मैनेजमेंट कह रहा है कुछ हम इक्विटी अपनी सेल ऑफ करेंगे। तो प्लान है सर मैनेजमेंट के पास, ये कारों के अंदर भी पॉइंट पड़ते हैं। आप प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, आप देखिए क्या वो प्लान फिजिबल है क्या। मतलब मैनेजमेंट कुछ भी बोल रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई आहिस्ते, फिजिबल। जो मैनेजमेंट का प्लान है ना उसको लेकर मैनेजमेंट से WR ले लो, WR रिगार्डिंग देयर प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। तो सिग्निफिकेंट डाउट पे पहली बात मैनेजमेंट को असेसमेंट करे, नहीं कर रहा है तो प्लान देखो, प्लान को लेकर WR ले लो। ठीक, एक बात और, मैनेजमेंट हो सकता है मैनेजमेंट असेसमेंट किया हो 10 फेब को, 15 जैन को, 20 मार्च को, आप ऑडिट कर रहे हो जून के महीने में, जुलाई के महीने में, तो क्या असेसमेंट के बाद कोई चीज आई है फैक्ट, उसे कंसीडर करिए। असेसमेंट के दिन के बाद क्या कोई फैक्ट आया है उसे कंसीडर करिए।
ठीक है ना। तो असेसमेंट करने को बोलो, प्लान के बारे में बात करो, WR लो सेम प्लान के बारे में कि प्लान फिजिबल है, ठीक है ना। असेसमेंट के दिन के बाद कंडीशनल फैक्टर वो देखो, जैसे अपन सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं ना, कुछ वैसा ही। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अकेले यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। क्या मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट किया है क्या? सर देखो, कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होता है? अभी आपकी कंपनी लॉसेस में चल रही, मैनेजमेंट कहता है नहीं सर हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कुछ अपनी कॉस्ट कम करेंगे, ले ऑफ करेंगे, हमारे को इतना कैश फ्लो आएगा आने वाले 3 सालों में। कैश फ्लो फोरकास्ट, सर कैश फ्लो फोरकास्ट किया तो पूरा एजम्पशन के बेसिस पे ही है। तो मैनेजमेंट से आप 2 बातें पूछोगे, भैया तू एक बात बता तेरे पास डेटा क्या था? भाई डेटा होगा उसके आधार पर तो फोरकास्टिंग करेगा। मैनेजमेंट, मान लो मैनेजमेंट होटल इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट ने कहा हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा है कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ने वाला अगले 5 साल में, उसी आधार पे हम अपना हमारा टर्नओवर एक्सीड करेगा ये और वो। तो आपने पूछा भाई रिपोर्ट कहां से मिली? कह रहे व्हाट्सएप में आई थी। क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड को रिलायबल डेटा मानेंगे? क्या उसके आधार पे कैश फ्लो फोरकास्ट बनना चाहिए? नहीं। अरे IIT की रिपोर्ट हो, स्कॉलर्स कोई रिसर्च की रिपोर्ट हो, कोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो, समझ में आती है। अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पे आप करोगे। दूसरी बात, डेटा रिलायबल होना चाहिए, वो जरूर देख लेना, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा जिसके आधार पे आपने फोरकास्टिंग की है। दूसरी बात, जो एजम्पशंस फॉर्म किया वो एजम्पशंस सही होने चाहिए, आधार होना चाहिए एजम्पशंस का, ठीक है ना। तो सपोर्ट फॉर द एजम्पशंस। अब अगर पास्ट ईयर ट्रेंड है तो उस आधार पे फ्यूचर का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है सबसे पहली बात डेटा रिलायबल होनी चाहिए और एजम्पशंस को लेकर बेसिस होना चाहिए, सपोर्ट, तो बात बनेगी, ठीक। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग किया तो आप ये चीज देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट है, अगर अनसर्टेनिटी है या नहीं वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एक बात समझिए ध्यान से, देखो क्या होता है, कुछ ना इंडिकेटर्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न में है या नहीं है या नहीं है। कुछ होते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव नेटवर्थ, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज, ह्यूज लायबिलिटीज, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, लोन की डिफॉल्ट की हुई है आपने, ये सब क्या है? दीज आर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। भाई इंडिकेट कर रहा है बेटा एंटिटी नहीं पड़ सकती है, गोइंग कंसर्न खतरे में। नेगेटिव कैश फ्लो, ह्यूज लायबिलिटीज, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर्स ऑफ क्रेडिटर, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं सर, वैल्यू जो एसेट्स की है उसमें सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। लोन आप समय से रीपे नहीं कर पा रहे हो, इन एबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, आया भी था 2 टाइम पहले, ठीक। चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश, सप्लायर से आप उधार में माल ले रहे थे, सप्लायर ने बोला नहीं भैया मैं तो नगद में ही दूंगा, तो कैश क्रंच हो सकता है आपको, और आपको दिक्कत है पैसे की लेकिन फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है सर। नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे लेकिन पैसा नहीं, लोन मिल रहा है ना, इक्विटी बिक्री कुछ नहीं हो रहा सर, ऐसा आजकल बहुत सारे स्टार्टअप के साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो मैं से बोलता हूं आप इसको सिंपल 7 पॉइंट को अलग कर दो और 4 पॉइंट को अलग कर दो। 7 पॉइंट बहुत ही सिंपल है, 4 पॉइंट थोड़ा दम है, डिटोरिएशन होता है वैल्यू ऑफ एसेट में जो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट कर रही है, आप लोन एग्रीमेंट नहीं मान पा रहे हो, क्रेडिट टू कैश में आ गया आपका वेंडर, और फाइनेंस नहीं मिल पा रहा आपको नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक। ऑपरेटिंग इंडिकेटर क्या है? लेबर की हड़ताल चल रही है भाई, की मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, इंपॉर्टेंट सप्लाईज की शॉर्टेज है, की कस्टमर छोड़ के चला गया, आपका मार्केट शेयर ही कम हो गया, आपके सामने एक हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ चुका है, मान लो बाहर कोई कंपनी लॉन्च हो गई तो आपका तो अस्तित्व थोड़ा खतरे में हो सकता है। लॉस ऑफ लाइसेंस, मान लो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री लाइसेंस बना था, लाइसेंस ही कैंसिल हो गया, अब लाइसेंस ही कैंसिल हो गया तो सर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, हो सकता है कंपनी बंद करनी पड़े। ये है ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ठीक है ना। लेबर की हड़ताल, की मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, की कस्टमर, मार्केट शेयर, हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, लॉस ऑफ लाइसेंस। अदर, लगातार वायलेशंस कर रहे हो आप लॉ के, तो हो सकता है भाई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चले, केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी, आप बना रहे थे प्लाईवुड, गवर्नमेंट ने आज कह दिया कि भाई अब पेड़ काटना बंद करिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बीच में आ गया, दिक्कत हो सकती है। अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ मतलब डिस्ट्रक्टिव इवेंट, आग लग गई फैक्ट्री में और 3 दिन पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था, आपने रिन्यू नहीं कराया, अब वो अनइंश्योर्ड है। अगर फैक्ट्री में आग लग गई, इंश्योरेंस नहीं, तो फैक्ट्री का फिर कंपेंसेशन तो मिलेगा नहीं इंश्योरेंस कंपनी से, बहुत भारी नुकसान हो गया, कंपनी निपट सकती है भाई। चेंज इन लॉ, अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रोफ, पेंडिंग लिटिगेशंस, रेगुलेशन वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये है भाई अदर इंडिकेटर्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए होता क्या है, दोनों की अपनी अपनी, इससे पहले चीज बताता हूं आपको,
हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे। गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, हमने पीछे क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट ही नहीं है। गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मैनेजमेंट का सिंपल एक दायित्व बनता है, अगर अनसर्टेनिटी है तो मैनेजमेंट वो बात फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है उन सारे इवेंट्स को जिस कारण से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा, विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है, मैनेजमेंट ने क्लियरली डिस्क्लोज किया है कि सर वो अपने एसेट्स और लायबिलिटी को नॉर्मल कोर्स में रियलाइज नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है सर। अब आप बताओ, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रहा है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है सर? हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बस एक बात ध्यान रखना, अगर गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है तो हम अनमॉडिफाइड देंगे, लेकिन साथ में हमें एक और पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा। याद करिए 700 का फॉर्मेट, वहां एक सेपरेट सेक्शन आया करता था गोइंग कंसर्न को लेकर। उस सेपरेट सेक्शन की हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी मटेरियल अनसर्टेनिटी, जो गोइंग कंसर्न से कनेक्टेड है, ये आपको बताना पड़ेगा। इस पैराग्राफ में आप बताइए कौन सा मैटर है। सबसे पहली बात, मतलब मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है ना, तो आप बताइए मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कहां देगा? देगा तो नोट्स के अंदर ही, तो रिफर करो नोट्स को जहां डिस्क्लोजर दिया गया है। और आप ये बताइए कि भाई अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया और मैं रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात, उस नोट को रिफर कर दो जहां मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है। दूसरी बात, आप बोलिए अनसर्टेनिटी है बट डिस्क्लोजर दिया है, इसलिए मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं है। ये बात आप सेपरेट सेक्शन में बता दो गोइंग कंसर्न वाले में, और आपको देनी है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरी तरफ अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया तब तो मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ेगी, क्वालिफाइड एडवर्स। अगर मॉडिफाइड दोगे तो भैया बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या बताओगे? आप बताओगे अनसर्टेनिटी थी बट फाइनेंशियल ने डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसलिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है ना? तो मॉडिफाइड प्लस बेसिस के अंदर ये, और यहां पे अनमॉडिफाइड प्लस ये। ठीक है भाई, चलिए डन है कहानी। अब लास्ट चीज बची है भाई 570 के अंदर, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, सीक्वेंस के हिसाब से इंटरलिंक करके पढ़िए, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, मैनेजमेंट जजमेंट फॉर्म करेगा सर अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम और इवेंट को लेकर, तभी वो गोइंग कंसर्न अपना जज करता है। ये मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाएगा, और आपने चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ा होता है भाई कि मैनेजमेंट को अपना जजमेंट लगाना पड़ता है सर, वो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, ऑडिटर क्या करेगा सर? ऑडिटर चेक करेगा क्या मैनेजमेंट का असेसमेंट एप्रोप्रिएट है, वो तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है विच क्या सिग्निफिकेंट डाउट, वही सेम पॉइंट है। कह रहे हैं ऑडिटर के चेक करेगा असेसमेंट सही है और क्या सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है। कह रहे हैं ये ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बनी रहेगी, चाहे एफआरएफ एक्सप्रेसली डिस्क्लोज करे या ना करे, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर को ऐसा करने को बोले या ना बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। ये कहता है 570 कहता है एफआरएफ ना बोले उससे कोई मतलब नहीं, हम बोल रहे हैं मानना पड़ेगा। अच्छी बात है। मैनेजमेंट जब जजमेंट फॉर्म करेगा अनसर्टेनिटी को लेकर, फ्यूचर आउटकम है, इनहेरेंट लिमिटेशन नंबर 5। ठीक, सबसे पहले देखिएगा अनसर्टेनिटी कितनी है भाई, जो जुड़ी हुई है आउटकम के साथ। ठीक, दूसरी बात साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, हालात कैसे हैं, मार्केट शेयर कैसा है, कितनी बड़ी एंटिटी, कौन से ऑपरेशंस कर रही है, जजमेंट अबाउट फ्यूचर। 3 बातें आपको ध्यान रखनी। डिग्री, ये ध्यान रखना है यहां तो क्वेश्चन अगर आ गया कोई उम्मीद नहीं करेगा, एक बार आ भी चुका है। ठीक है, रेलेवेंट फैक्टर जजमेंट फॉर्म करते हो, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस एंड जजमेंट अबाउट फ्यूचर। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार याद करो, फिर आगे बढ़ना। ठीक, तब आगे बढ़ना। ठीक है, इवेल्युएटिंग जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट ने जजमेंट सही फॉर्म किया है नहीं वो अपन चेक करेंगे, लेकिन ऑडिटर का काम ये तो नहीं है ना सर कि वो मैनेजमेंट के लैक ऑफ एनालिसिस को रेक्टिफाई करे। समझ रहा मेरी बात? मैनेजमेंट के लैक ऑफ एनालिसिस को रेक्टिफाई करे, ये तो काम नहीं है आपका। कम से कम अगर मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं करता तो हम ठीक थोड़ी करेंगे सर। कहता है कई बार अगर मैनेजमेंट डिटेल्ड एनालिसिस नहीं भी करता ना,
नहीं भी करता, नहीं किया डिटेल एनालिसिस गोइंग कंसर्न को लेकर, तब भी गोइंग कंसर्न को लेकर सही कंक्लूजन बन सकता है। एक्सेप्शन, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है डिटेल एनालिसिस करने की। अगर मैनेजमेंट डिटेल एनालिसिस नहीं भी करता लेकिन तब भी गोइंग कंसर्न को लेकर सही कंक्लूजन फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी लगातार 15 साल से प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है, एम्पल ऑफ प्रॉफिट, एम्पल ऑफ मार्केट शेयर, बढ़िया एसेट्स है वो, अगर मैनेजमेंट डिटेल एनालिसिस नहीं भी करता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही बात यहां लिखी है, कह रहा है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस, रेडी एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है इन केसेस में अगर मैनेजमेंट डिटेल एनालिसिस नहीं भी करता, इट मे नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कंक्लूडिंग वेदर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। इट मे नॉट प्रिवेंट मतलब तब भी आप ये मान सकते हैं गोइंग कंसर्न का यूज एप्रोप्रिएट है, इवन इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट परफॉर्म डिटेल एनालिसिस। ठीक है ना। रीजन बीइंग, अगर हिस्ट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, फाइनेंसिंग मिल सकती है, बढ़िया आपके मार्केट शेयर है, लोन वोन कोई है नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या दिक्कत है। एक बात और, मैनेजमेंट अपने असम्पशंस फॉर्म करेगा, अभी अपन पढ़कर आए, फ्यूचर एक्शन ये वो, ऑडिटर उसे इवैल्यूएट करेगा। सिंपल है। देखो, मैनेजमेंट ने जितने समय का गोइंग कंसर्न का असम्पशन किया होता है, मैनेजमेंट ने किया है 15 महीने, आप कर दो 15 महीने। ऑडिटर शैल कवर सेम पीरियड एज ऑफ मैनेजमेंट। मान लो लॉ कह रहा है 18 महीने, तो फिर ऑडिटर को 18 महीने का गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट करेगा सेम पीरियड मेंटेन करिए या हायर पीरियड इफ प्रिस्क्राइब बाय लॉ। ठीक है, मैनेजमेंट कर रहा है 15 महीने, आप 15 महीने, लॉ कह रहा है 18 महीने, मैनेजमेंट ने किया 15 महीने, आप 18 महीने कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट को कम से कम 12 महीने करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने 9 महीने, 8 महीने, 6 महीने किया है, मैनेजमेंट का असेसमेंट लेस देन 12 मंथ्स है, तो ऑडिटर एक्सटेंड करेगा टू 12 मंथ्स। कम से कम 12 महीने तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट टू 12 मंथ्स। तो वी आर डन विद 570। चलिए भाई, अब चलते हैं 580 की तरफ। 580 है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड, WR। WR क्या होता है सर? मैनेजमेंट से जो भी एविडेंस आपको मिला है, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल, ये सब, उसके ऊपर रिलायबिलिटी फॉर्म करना चाहते हैं आप। रिलायबिलिटी फॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट से आप कहते हैं भैया WR दे दे। WR एविडेंस तो है लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। WR कहलाता है कोरोबोरेटिव एविडेंस, कोरोबोरेटिव सपोर्टिव एविडेंस। तो WR जो आपको मिलेगा उससे आप दूसरे एविडेंस को सपोर्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ WR के आधार पे ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे आप। और हमेशा ध्यान रखिए, WR में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब नहीं आते। फाइनेंशियल अलग है, WR अलग है। ठीक, सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WR? WR रिटर्न स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट देगा टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, टू सपोर्ट द अदर एविडेंस। WR में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर सपोर्टिव बुक्स, ये सब नहीं आएंगी। WR बेटा एविडेंस तो है लेकिन S&A एविडेंस नहीं है। अब मुद्दा क्या है सर? मुद्दा ये है कि WR मिला नहीं मिला वो तो बात की बात है। सर WR किससे लेंगे? WR उन हर एक व्यक्ति से लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। प्रिपेयर प्रेजेंट करने के लिए तो सर मैनेजमेंट लायबल है और कुछ हद तक TCWG। ठीक है, तो कह रहा है वो सारे लोग जो प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए लायबल है। अब देखो, एंटिटी टू एंटिटी डिफर भी करते हैं, दे वेरीज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। फॉर्म में अलग है, LLP में अलग है, कंपनी में अलग है। तो कह रहे हैं डिफर करते हैं फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी और लॉज एप्लीकेबल। जनरली ये लोग कौन से होंगे? जनरली ये लोग होंगे मैनेजमेंट और TCWG। ठीक, अब जनरली मैनेजमेंट TCWG है, लेकिन एक बात बताओ, क्या एक्सपर्ट काम नहीं आते? क्या एक्सपर्ट की बात पे आप फाइनेंशियल नहीं बनाते? क्या एक्चुअली अगर वैल्यूएशन कर रहा है ग्रेचुटी का, तो क्या उसका फिगर नहीं लिखोगे आप ग्रेचुटी का? जो भी है, इंजीनियर्स हैं, आपके लॉयर्स हैं, इंटरनल काउंसिल्स हैं। तो कह रहा है सिर्फ मैनेजमेंट और TCWG प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में हेल्प नहीं करते। कह रहा है कुछ और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में, खासकर उन लोगों के पास होगा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिन्हें आप बोलते हैं क्या? जिन्हें आप बोलते हैं एक्चुअली, जिन्हें आप बोलते हैं स्टाफ इंजीनियर्स, जिन्हें आप बोलते हैं इंटरनल काउंसिल। तो कह रहा है सिर्फ मैनेजमेंट TCWG नहीं, ये तीनों भी लायबल, ये तीनों भी इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन में। तो WR मैनेजमेंट TCWG से भी लो और WR इन एक्सपर्ट से भी लो। 3 नाम दिए एक्सपर्ट्स के, एक्चुअली, स्टाफ इंजीनियर और इंटरनल काउंसिल। ठीक है ना, CR, स्टाफ इंजीनियर, इंटरनल काउंसिल, एक्चुअली। ठीक है, अच्छा एक बात और, सर WR कब लेंगे और कैसे लेंगे? देखो, सबसे पहली बात, WR जो होगा रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होगा।
भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने ऑडिटर को WR देना है तो ऑडिटर के नाम लिखिए ना, टू द ऑडिटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या दिक्कत है उसमें, लिखो आप रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। एक बात बताओ, जैसे बोर्ड रिपोर्ट है, बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्टर लॉ का कंप्लायंस करेगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाएगा लिस्टेड कंपनी में, बहुत सारी बातें हैं। कहता है जो बातें आप पब्लिक को ऑलरेडी बता रहे हो, मैनेजमेंट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को ऑलरेडी बता रहा है थ्रू रिटन स्टेटमेंट, तो वो बात WR में लिख के क्या ही कर लोगे। जो बातें आपने पब्लिक को ऑलरेडी बता दी, सबको बता दी, वो ऑडिटर को अलग से बताने की क्या जरूरत है। तो कहता है अगर लॉ मैनेजमेंट से कहता है रिटन पब्लिक स्टेटमेंट देने को पब्लिक में, तो वो कंटेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी मेंशन इन द रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक। WR कब लोगे, WR लेंगे सर बैलेंस शीट डेट के आसपास, नहीं ऑडिट रिपोर्ट डेट के आसपास। पता है क्यों, दो कारण है। WR ऑडिट रिपोर्ट डेट के आसपास लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद मत लेना बस। उसका एक कारण है, WR एविडेंस है सर, भले ही कोरोबोरेटिव है तो एविडेंस ही, तो एविडेंस रिपोर्ट डेट से पहले लोगे ना, रिपोर्ट फॉर्म करने के बाद एविडेंस थोड़ी लोगे। इसीलिए हमेशा ऑडिट रिपोर्ट डेट के पास, लेकिन रिपोर्ट डेट के बाद नहीं। अब आप बोलोगे बैलेंस शीट डेट के आसपास क्यों नहीं ले रहे भाई, रिपोर्ट डेट के आसपास ही क्यों ले रहे हैं। उसका एक बेनिफिट है कि WR अगर रिपोर्ट डेट के आसपास लोगे तो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पूछ सकते हो मैनेजमेंट से, जो बैलेंस शीट डेट से रिपोर्ट डेट तक हुए होंगे। इसीलिए बैलेंस शीट डेट के आसपास नहीं, रिपोर्ट डेट के आसपास, बट रिपोर्ट डेट के बाद नहीं। अच्छा, आप 710 पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हैं 25-26 के, आप ओपिनियन 23-24 को और 22-23 को लेकर भी दे रहे हैं। तो अगर आप ऑडिटर हैं 2026 के, आप ओपिनियन इन दोनों सालों को लेकर भी दे रहे हैं, तो बेटा WR तो इस ईयर का भी लेना पड़ेगा ना आपको, बीइंग द ऑडिटर, और WR तो इस सालों का भी लेना पड़ेगा। जिन जिन ईयर्स की ओपिनियन दोगे उन ईयर्स का WR लेना पड़ेगा। अगर ओपिनियन इन दोनों ईयर्स की भी दे रहे हो तो WR इन दोनों ईयर्स का भी चलेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा। कल को मैनेजमेंट कहता है सर, आपने बोला भैया देखो मैं तो ऑडिटर 25-26 का हूं, लेकिन मुझे पता चल गया कि इन दोनों ईयर्स में मिस स्टेटमेंट था, तो मैं ओपिनियन तो इन दोनों की भी दूंगा, तो मुझे WR तो इन दोनों का भी चाहिए। मैनेजमेंट कहता है सर हम तो नए आए हैं, हम तो प्रेजेंट थे नहीं इन ईयर्स में, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे बनेगी। कहता है अगर मैनेजमेंट कल को आपको कहता है सर वो था ही नहीं 23-24 में, 22-23 में, फिर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी WR लेने की उन ईयर्स की बनी रहेगी। Even if the management is alleging or management is telling कि भाई they were not present during the concerned financial years, the auditor is still liable to obtain WR for all those years जिसके लिए वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। ऑडिटर WR लेगा भैया, कब लेगा WR लेगा नियर बाय टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद नहीं लेगा, क्योंकि WR एविडेंस है और ओपिनियन कभी भी एविडेंस के बाद नहीं बनेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ओपिनियन फॉर्म कर दी बाद में एविडेंस है। इसीलिए ऑडिटर जो है ना, वो ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट डेट के आसपास क्यों लेता है, बैलेंस शीट डेट के आसपास क्यों नहीं लेता, क्योंकि ऑडिटर चाहता है S&D एविडेंस लेना अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट। दोनों बातें मैंने आपको हालांकि पहले ही बता दी है। अगर आप ओपिनियन दे रहे हो मल्टीपल पीरियड्स के लिए तो WR सारे पीरियड्स के लिए लोगे, फॉर ऑल द पीरियड्स। अगर मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है उन सारे पीरियड्स में जिसके लिए आप WR मांग रहे हो, द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन WR फॉर ऑल पीरियड शैल स्टिल अप्लाई। वो जो रिक्वायरमेंट आपकी है WR लेने की फॉर सारे पीरियड्स के लिए, वो तब भी एप्लीकेबल होगी। मतलब आपको WR हर ईयर के लिए लेना ही पड़ेगा, जिस ईयर के लिए आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं उस ईयर के लिए आपको WR लेना पड़ेगा। ठीक। आइए सर, WR कब लेंगे, जब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। मतलब किन किन चीजों को लेकर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। आप बताइए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट, ये आप 210 के अंदर ही पढ़ते हैं ऐसे के अंदर, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, वो सारा एक्सेस देगा जो जरूरी ऑडिट करने के लिए देगा। सर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल को बनाने की एज पर द FRF। मैनेजमेंट से WR मांग लो भैया कि फाइनेंशियल मैं नहीं बनाऊंगा आपके लिए, FRF को मैं नहीं मानूंगा, ट्रांजैक्शंस को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप लिख के दो मुझे कि फाइनेंशियल आप बनाएंगे एज पर FRF, ट्रांजैक्शंस को आप डिस्क्लोज करेंगे।
और जितनी मदद जरूरी होगी ऑडिट करने के लिए, वो आप सारी मदद मेरी करेंगे। आप WR मांग लो मैनेजमेंट से। दूसरी बात, WR तब भी लेंगे जब आप रिकन्फर्मेशन चाहते हैं मैनेजमेंट से। रिकन्फर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, रिकन्फर्मेशन किस चीज का? अब मान लो आपने पिछले साल WR लिया था CFO से या जिससे भी, वो इस साल है ही नहीं, छोड़ के चला गया। अब नया बंदा आ गया, दोबारा WR मांग लो। कल को वो कह सकता है ना, सर WR आपने उससे लिया था, मेरे से थोड़ी लिया WR। तो कह रहा है जिनके साथ अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन की थी, दे आर नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है उनसे WR मांग लो, क्या दिक्कत है? आपने टर्म्स प्रिपेयर की पिछले साल, हालात चेंज हो जाते हैं सर, WR मांग लो। तीसरा पॉइंट भी है, हालात चेंज हो गए, WR मांग लो। आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद समझ नहीं पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप बोल भैया दोबारा WR दे, WR दे। तो भैया 3-4 केस में हु साइन द टर्म्स आर नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रीवियस ईयर, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, WR मांग लो। रिकन्फर्मेशन आए तो ये लिखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखना है। ठीक, एक बात और, सर WR मिला लेकिन आपको मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डाउट है कि मैनेजमेंट डाउटफुल है। अगर मैनेजमेंट डाउटफुल हुआ ना, तो उसका इफेक्ट तो WR पे भी आएगा, उसका इफेक्ट तो WR पे भी आएगा। तो कहता है अगर मैनेजमेंट डाउटफुल है, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इफेक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। अगर आपको कंसर्न है अबाउट इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा? WR पे भी आएगा। WR कुछ और कह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ और कह रही है, कॉन्ट्रडिक्शन है सर, कॉन्ट्रडिक्शन। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करिए मैटर रिजॉल्व करने के लिए। अगर रिजॉल्व ना हो तो या तो WR गलत है या बुक्स ऑफ अकाउंट गलत, दोनों में से तो एक गलत है ही ना, दोनों में से जो भी गलत है। तो मैनेजमेंट तो हर केस में गलत है, चाहे ये गलत हो तब भी मैनेजमेंट गलत है, चाहे ये गलत तब भी मैनेजमेंट गलत है। तो कहीं ना कहीं रिकंसीडर करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, और उसका सीधा इफेक्ट किस पे आएगा? रिलायबिलिटी ऑफ WR, अदर एविडेंस। तो पहली बात तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करिए। रिजॉल्व ना हो तो मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी को रिकंसीडर करिए, उसका सीधा इफेक्ट WR पे आएगा। ठीक, 3 बातें। और WR रिलायबल ही ना है तो मैनेजमेंट से आपने बोला WR दो, मैनेजमेंट ने ना सील लगाई, ना स्टैंप लगाया, ना साइन किया, ना आपके नाम लिखा, ना डेट लिखी, कुछ नहीं सर। अगर मैनेजमेंट आपको रिलायबल WR नहीं देता, सर फर्स्ट पॉइंट में क्या था? मैनेजमेंट रिलायबल नहीं था, इसीलिए उसका इफेक्ट WR पे भी मान लिया। दूसरे केस में कॉन्ट्रडिक्शन था, रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व ना हो तो मैनेजमेंट को भी अनरिलायबल मानो, उसका सीधा इफेक्ट WR पे भी आएगा। तीसरे केस में WR खुद ही रिलायबल नहीं है सर, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए इंक्लूडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चारों में, अगर WR मिला ही नहीं तब क्या करोगे? मैनेजमेंट से बात करिए। सेम पॉइंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसका इफेक्ट WR पे, और एप्रोप्रिएट एक्शन, मॉडिफाइड ओपिनियन। जितने पॉइंट आपने पहले पढ़े सबको मिलाकर यहां पर डाल दिया। अगर WR ना मिले तो मैनेजमेंट से बात करिए। जिस मैनेजमेंट को आज तक रिलायबल मान रहे थे, अब थोड़ी मानेंगे रिलायबल, उसका इफेक्ट आएगा WR पे, और एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए इंक्लूडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। डिस्कस, रीवैल्यूएट द रिलायबिलिटी, और उसका सीधा रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सीधा इफेक्ट WR पे, और एप्रोप्रिएट एक्शन। WR मिला तब क्या करोगे, नहीं मिला तब क्या करोगे, WR मिला तब क्या करोगे। 560, 570, 580, इन तीनों के जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऐसे का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, इनके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव है WR के। पहला, WR लेना, दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करना, और रिस्पॉन्ड करना। WR मिले तब, जब ना मिले तब। ये भाई रिस्पॉन्ड तो किया है, WR मिले तब रिस्पॉन्ड किया, नहीं मिला तब रिस्पॉन्ड किया। WR लेना, दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, मिले तब, ना मिले तब। सर WR किस चीज को लेकर लेंगे? पहली बात, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अभी पढ़ा आपने, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैनेजमेंट की। ऑडिटर को एक्सेस देना, इन्फॉर्मेशन देना, बुक्स को बनाना एज पर द FRF फाइनेंशियल को, और सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करना, और फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी पढ़ा आपने। तो WR लेना 2 चीजों को लेकर, दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, WR मिले तब, ना मिले तब। सिंपल है सर। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कब कब लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकन्फर्मेशन। मिला तब क्या करेंगे, नहीं मिला तब क्या करेंगे। रिप्रेजेंटेशन लेटर लॉ में लिखा है तो बताने की जरूरत नहीं है।
डेट ऑफ WR रिपोर्ट डेट के आसपास, रिपोर्ट डेट के बाद नहीं। जितने पीरियड के लिए ओपिनियन उतने पीरियड का WR। मैनेजमेंट नहीं था उस टाइम पीरियड में, तब भी रिक्वायरमेंट लगेगी। किससे लेंगे? मैनेजमेंट, TCWG, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में 3 नाम है, सिया, स्टाफ इंजीनियर, इंटरनल काउंसिल, एक्चुअरी। डन, 580 खत्म।